नमस्कार दोस्तों, अगर 20 जुलाई को आप घर से बाहर अपने जिला कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय या उपमंडल कार्यालय में किसी काम से गए तो आपने देखा होगा कि सैकड़ों हजारों किसान अपने ट्रैक्टरों सहित ट्रैक्टरों पर काले झंडे लगाए हुए वहां इकट्ठे हो रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार की कुछ नीतियों और कानूनों के बारे में विरोध कर रहे थे। आज के वीडियो ब्लॉग में इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार देश के अन्नदाता किसान को सड़कों पर आना क्यों पड़ा। केंद्र और प्रदेश सरकार ने ऐसे कौन से कानूनों में बदलाव किए या अध्यादेश या ऑर्डिनेंस लेकर आने का काम किया कि देश के अन्नदाता किसान ने असुरक्षित महसूस किया और उसको अपने हकों की रक्षा के लिए सड़क पर आना पड़ा। जो किसान कोविड जैसी महामारी के दौरान जब पूरा देश घर पर बैठा था, दिन रात मेहनत करके पूरे देश के भरण पोषण के लिए अन्न पैदा करने का काम करता है, उस किसान ने क्यों असुरक्षित महसूस किया। आज जो हरियाणा और भारत में सरकार है, वो जब विपक्ष में लोग हुआ करते थे, किसानों को आश्वासन देते थे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में जो C2 कॉम्प्रिहेंसिव कोस्ट और उस पर 50% मुनाफे की जो बात की गई, जो आमदन दुगनी करने की सत्ता में जो लोग हैं जब विपक्ष में होते थे वो बात करते थे, लेकिन सत्ता में आने पर जब किसानों ने कर्ज माफ़ी की बात की तो किसानों की कर्ज माफ़ी से चाहे वो प्रदेश सरकार है चाहे वो केंद्र सरकार है, दोनों ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। चाहे केंद्र सरकार ने बड़े उद्योगपतियों का करोड़ों रुपया, अरबों रुपया मैं कहूँगा, बट्टे खाते में डालकर अप्रत्यक्ष रूप से माफ़ करने का काम किया, चाहे बैंकों का करोड़ों रुपया कुछ लुटेरे लूट कर विदेशों में भागने में कामयाब रहे हों, लेकिन केंद्र सरकार ने भी और प्रदेश सरकार ने भी किसान कर्ज माफ़ी से साफ तौर पर इनकार कर दिया। किसानों के जो मुद्दे, चाहे वो किसान कर्ज माफ़ी रही हो चाहे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट रही हो, वो दोनों सरकार एड्रेस करने में, उसको सॉल्व करने में विफल रही हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का अक्सर आपने जिक्र सुना होगा जब कभी भी किसानों के बारे में बात होती है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्या है, स्वामीनाथन आयोग क्या थे, कॉम्प्रिहेंसिव कोस्ट क्या है, C2 क्या है, उससे संबंधित विवाद को किसी दिन किसी दूसरी वीडियो में अलग से समझने का प्रयास करेंगे। आज हम सीधे तौर पर उन कानूनों, उन अध्यादेशों, उन ऑर्डिनेंस के बारे में बात करेंगे जिनके कारण देश के अन्नदाता किसान ने खुद को असुरक्षित महसूस किया और निर्णय लिया कि उसे अपने हक अधिकार की रक्षा के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा। और सीधे तौर पर सरकार को चुनौती किसान ने देने की बात की और सीधे तौर पर चुनौती दी और कहा कि इन अध्यादेशों को, इन कानूनों को वापस लीजिए। आखिरकार केंद्र सरकार कृषि से जुड़े कौन से कानूनों और नियमों में बदलाव करना चाहती है जिससे देश का अन्नदाता किसान खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है और जिसके कारण उसको सड़कों पर आना पड़ा। सबसे पहले अगर हम बात करें फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस, ये क्या ऑर्डिनेंस है, इससे मौजूदा व्यवस्था में क्या बदलाव आएगा और वो किसानों को कैसे प्रभावित कर सकता है। आप सब जानते हैं कि मौजूदा समय में जो किसानों की फसल बिक्री होती है उसमें MSP की व्यवस्था है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और ये जो खरीद है, ज़्यादातर फसलों की खरीद सीधे तौर पर सरकारों द्वारा की जाती है जिसका आड़तियों के माध्यम से किसानों को पैसा दिया जाता है। सरकार कहती है कि जो नया ऑर्डिनेंस हम लेकर आए हैं इसमें हमने व्यवस्था की है कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है, हम उस सिस्टम को ख़त्म कर रहे हैं। जो किसान मंडी में ले जाकर फसल बेचता है उस व्यवस्था को हम ख़त्म करने जा रहे हैं और किसान के लिए एक ओपन मार्केट की व्यवस्था कर रहे हैं। कोई भी किसान अपनी फसल कहीं बेच सकता है, उसमें सरकार की दखलंदाजी नहीं होगी, किसानों को एक बड़ी मार्केट मिल जाएगी। लेकिन किसान दूसरी तरफ कहते हैं कि जो व्यवस्था सरकार कर रही है इसमें सीधे तौर पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस की व्यवस्था नहीं होगी। और आप सब जानते हैं कि किसानों की फसल किसी समय विशेष पर एक समय आ जाती है और किसानों के पास उसको भंडारण की व्यवस्था नहीं। जब सभी किसानों की फसल एक समय में पक कर तैयार होगी और वो उसे बेचना चाहेंगे तो कुछ व्यापारी उसको कम कीमतों पर खरीदेंगे क्योंकि किसानों के पास मिनिमम सपोर्ट प्राइस या सरकारी खरीद की व्यवस्था नहीं है। वो किसानों को मजबूर कर देंगे कम कीमत पर फसल बेचने के लिए और उसको होर्डिंग करेंगे, उसको इकट्ठा करेंगे, स्टोर करेंगे, बाद में थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा कीमतों पर बेचने का काम करेंगे। इससे एक तरफ तो किसान प्रभावित होंगे, उनको पूरा मूल्य नहीं मिलेगा, दूसरी तरफ जो उपभोक्ता हैं, जो उसके खरीदार हैं, वो भी प्रभावित करेंगे। किसान
की जो कीमत है फसल की वो सरकार सीधे तौर पर देने के लिए मौजूदा व्यवस्था में जिम्मेवार है। लेकिन अगर सरकार द्वारा तैयार किया गया नया कानून लागू होता है तो इसमें सरकार की जिम्मेवारी नहीं होगी, जबकि सरकार का कहना है कि वो ऐसी व्यवस्था करेंगे कि 3 दिन के अंदर किसान को क्रेता से फसल की कीमत मिल जाएगी। अगर फसल की कीमत नहीं दी जाती, किसान और क्रेता के बीच में जो फसल किसान से खरीदता है कोई विवाद पैदा होता है, तो उसके लिए एक ट्रिब्यूनल जो एसडीएम लेवल पर या कलेक्टर लेवल पर तैयार किया गया वो इस मामले की पैरवाई करेगा। 30 दिन के अंदर आपसी समझौते से विवाद के निपटारे के प्रयास करेगा, नहीं होती तो वो कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से किसान के पैसे दिलवाएगा। लेकिन किसानों को यहाँ संशय है कि क्योंकि ज़्यादातर कलेक्टर लेवल के जो अधिकारी हैं, जो उपमंडल लेवल के अधिकारी हैं, एसडीएम लेवल के अधिकारी हैं, वो राजनीतिक प्रभाव में रहते हैं और राजनीतिक लोग सीधे तौर पर पूंजीपतियों के प्रभाव में रहते हैं। अगर कोई पूंजीपति सीधे तौर पर उन कलेक्टर से कोई फैसला अपने हक का लेने में चाहेगा तो वहां कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। न्यायिक प्रणाली की तरह सीधे तौर पर कहने का ये मामला है कि ये जो उपमंडल अधिकारी और कलेक्टर स्तर के अधिकारी होते हैं ये राजनीतिक हस्तक्षेप और राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए फैसले करते हैं, न्यायिक व्यवस्था की तरह निष्पक्ष नहीं होते। अब यहाँ एक सवाल मैं अपनी तरफ से इसमें जोड़ना चाहता हूं कि मौजूदा समय में जो किसानों का गन्ना प्राइवेट शुगर मिल खरीदती हैं वहां भी यही व्यवस्था है कि किसान का गन्ना शुगर मिल में पहुंचने के 14 दिन के अंदर किसान को उसका भुगतान होना चाहिए। अगर नहीं होता तो जो जिला स्तर के कलेक्टर स्तर के अधिकारी हैं उनको पावर है कि वो किसान के पैसे दिलवाएं। लेकिन किसी भी मामले में वो अपने इस दायित्व को निभाने में सफल मुझे आज तक नजर नहीं आए। किसी भी मामले में किसानों को निजी शुगर मिल से पैसा नहीं दिलवा पाए। ये समस्या यहाँ जो सीधे तौर पर किसान की फसल बिक्री की और सीधे तौर पर जो उपभोक्ता किसान से खरीदते हैं उसमें पैदा होगी, क्योंकि इस नए अध्यादेश में सरकार ने कहीं भी किसानों को यह आश्वस्त नहीं किया कि सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस का स्तर रखेगी और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसानों की फसल की खरीद की जाएगी। एक तरफ जहां सरकार किसानों को खुली मार्केट देने के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं जो किसानों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस को, खरीद सिस्टम को और विवाद होने पर जो ट्रिब्यूनल की व्यवस्था उपमंडल स्तर या जिला स्तर पर की गई है उसको लेकर संशय की स्थिति में है। और जो किसानों का संशय है मैं भी उससे सहमत हूं, वो सीधे तौर पर किसानी और खेती को प्रभावित ही नहीं करेगा बल्कि बर्बादी के कगार पर ले जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा संशोधन केंद्र सरकार का है वो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 को लेकर है। इस एक्ट में व्यवस्था है कि जिन सामानों को, जिन वस्तुओं को या जिन कृषि पदार्थों को सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम में चिन्हित कर देती है, आइडेंटिफाई कर देती है, उनकी एक निश्चित सीमा से ज्यादा होर्डिंग नहीं की जा सकती, जमाखोरी नहीं की जा सकती। लेकिन इस कानून में बदलाव कर सरकार सीधे तौर पर आलू, प्याज, दलहन, तिलहन व तेल के भंडारण पर जो रोक है उसको हटा रही है। और सरकार सीधे तौर पर अगर इस रोक को हटाती है तो जो उपभोक्ता है वो प्रभावित होंगे। इससे कालाबाजारी और होर्डिंग जो है और जो जमाखोरी है वो बढ़ेगी, बाजार की कीमतें नियंत्रित नहीं हो पाएंगी। ये भी किसानों की जो संशय है, जो दुविधा है वो सही है। और इसके अलावा तीसरा संशोधन और अध्यादेश है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर है। इसमें जो सज बजाग दिखाए गए, जो व्यवस्था बताई गई और बताई जा रही है, अगर आप वो सुने तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप इसका प्रैक्टिकल जहां किया गया वो देखें तो वो सीधे तौर पर किसान और खेती को प्रभावित करेगा, न केवल प्रभावित करेगा बल्कि बर्बादी के कगार पर ले जाएगा। ये तीसरा अध्यादेश है, इसको द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस का नाम दिया गया है। इसमें सरकार व्यवस्था करती है कि कुछ निजी बड़ी कंपनियां सीधे तौर पर किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, अनुबंध करेंगी कि आप अमुक अमुक फसल बोइए और हम ये आपसे फला फला कीमत पर खरीदेंगे। मान लीजिए कोई बड़ी फर्म किसानों के साथ संपर्क करती है और कहती है कि आप मेरे लिए 20 एकड़ में आलू की फसल लगा दीजिए और जब ये आलू की फसल तैयार होगी हम आपसे इसको 1000 रुपये क्विंटल खरीदेंगे। ये एक एग्रीमेंट किसान और फर्म के बीच में हो जाएगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन इसमें दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या और विवाद का कारण बनेगा वो बनेगा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो किसान पैदा करेगा। अगर किसान और प्राइवेट क्रेता के बीच में जो अनुबंध होता है उसमें कुछ स्पेसिफाई नहीं है या स्पेसिफाई है कि किस क्वालिटी के प्रोडक्ट, किस क्वालिटी के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट किसान पैदा करेगा वो खरीदेगा। क्योंकि किसानी और खेती का जो सीधे तौर पर जुड़ा हुआ मामला है उसमें क्वालिटी सीधे तौर पर किसान उसकी निर्धारित नहीं कर सकता, वो मौसम और दूसरे बहुत से कारणों पर निर्भर करता है। ऐसा गुजरात में देखने को मिला जहां निजी कंपनियों ने किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए लेकिन बाद में किसानों के प्रोडक्ट्स को खरीदने से इनकार कर दिया और बताया कि उनकी क्वालिटी लो स्तर की है।
किसानों पर जुर्माने तक लगाए गए, लेकिन किसानों के दबाव में सरकार और सरकार के दबाव में वो चाहे वापस ले लिए गए हों, लेकिन ये आम किसान की कहानी बन जाएगी, हर प्रदेश की कहानी बन जाएगी। क्योंकि अगर मार्केट में भाव नीचे जाता है तो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जो आपके साथ आपका सामान खरीदने के लिए निजी कंपनी एग्रीमेंट करती है, वो आपका सामान निम्न क्वालिटी का बताकर ना खरीदे और आपके सामान को निम्न क्वालिटी का बताकर उसमें रिड्यूस प्राइस करे या आपके ऊपर उसमें जुर्माना लगाए। व्यवस्था में सीधे तौर पर किसानों के लिए समस्या पैदा होने जा रही है। हम कहेंगे किसानों के लिए नहीं, बल्कि उस हर एक व्यक्ति के लिए जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का उपभोक्ता है। अब सवाल पैदा होता है कि किसान द्वारा पैदा किए गए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का कौन उपभोक्ता है। हर एक जीवधारी व्यक्ति, हर एक व्यक्ति सीधे तौर पर किसान के प्रोडक्ट्स का उपभोक्ता है, उसका सामान खरीदता है। मनुष्य जीवन के लिए सबसे जरूरी 3 चीजें हवा, पानी और भोजन है। हवा और पानी प्रकृति से मुफ्त मिल जाता है, लेकिन भोजन और अन्न किसान पैदा करता है। अगर किसान के अन्न की खरीद की व्यवस्था, उसकी बिक्री की व्यवस्था दिनों दिन बदतर इन कानूनों से होगी, तो ये सीधे तौर पर कानून न केवल किसान और किसानी को, बल्कि उपभोक्ता को, आमजन को प्रभावित करेंगे। क्योंकि ये सारी जो मौजूदा समय में सरकार के हाथों में है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसकी खरीद, इसकी विक्रेता और इसका डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक में और देश के नागरिकों में है। प्राइस कंट्रोल का जो सिस्टम है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस का किसानों के लिए है। ये सीधे तौर पर किसानों के लिए ही नहीं, बल्कि देश के आमजन, आम नागरिक के लिए भी हितकारी है, लाभकारी है। अगर सरकार ने इस व्यवस्था में छेड़खानी जैसा मौजूदा समय में बताया और दिखाया गया है कि, तो इससे सीधे तौर पर किसान और किसानी ही नहीं, बल्कि पूरे देश की व्यवस्था और पूरे देश के उपभोक्ता जो किसानी प्रोडक्ट्स के हैं वो प्रभावित होंगे, बुरी तरह प्रभावित होंगे। आज जहां किसान और किसानी को बचाने के लिए उसको सहायता देने की ज़रूरत है, उसको मदद देने की ज़रूरत है। कोविड महामारी के दौरान जहां पूरी दुनिया अपने नागरिकों की मदद कर रही है, वहां आखिरकार भारत सरकार ने इस समय में, इस क्रिटिकल समय में, जब किसान की मदद करने की ज़रूरत है, देश के नागरिकों के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, क्यों इन अध्यादेशों को लेकर आने का फैसला किया। क्या ये अध्यादेश राष्ट्र हित में है, किसान हित में है, आप आम नागरिकों के हित में है? कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र उस देश के नागरिकों से मिलकर बनता है। क्या सरकार देश हितैषी है, राष्ट्रवादी है, किसान हितैषी है? आप सोचिए, विचार कीजिए, निर्णय कीजिए। आज आपका, मेरा और हम सब का कर्तव्य है कि हम अन्नदाता किसान के साथ, न केवल किसान के लिए, बल्कि मेरे, आपके, हमारे हक अधिकारों के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों और सरकार को मजबूर कर दें। क्योंकि जनमत के आगे सरकारें झुकती आई हैं, इतिहास गवाह है। सरकार को मजबूर कर दें कि इन फरमानों को, मैं कहूँगा तुगलकशाही फरमानों को वापस ले, ताकि किसान और किसानी को बचाया जा सके। ये किसान की ही नहीं, बल्कि आपके और मेरे हक अधिकार की लड़ाई है। आज हमें व्यवस्था बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि सीधे तौर पर अगर ये व्यवस्था प्रभावित हुई, किसान प्रभावित हुआ, नागरिक प्रभावित हुए, देश प्रभावित होगा। सोचिए, विचार कीजिए, निर्णय कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।